तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद गॉसेस लॉ का प्रूफ और उसकी एप्लीकेशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये कोई एरिया है, तो कितनी फील्ड लाइंस हमारे एरिया को क्रॉस करती हैं नॉर्मली, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ बॉडी और एरिया नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, कितनी फील्ड लाइंस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं। अब हम देख सकते हैं ये कोई एरिया है, इसका नाम है डेल्टा एस। और छोटा अगर एरिया होता है तो उसका एरिया वेक्टर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो एरिया वेक्टर होता है एरिया के परपेंडिकुलर। तो ये अगर एक छोटा सा एरिया है तो ये होगा वो एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो हम देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा हिस्सा एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करता। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा ई साइन थीटा और ये वाला कहलाएगा ई कॉस थीटा। तो हम लोग हमारी डेफिनेशन के हिसाब से वो कंपोनेंट जो एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस करे वही फ्लक्स कहलाएगा। तो ये तो हमारे एरिया के अलोंग जा रहा है, ये वाला एरिया में से पूरी तरीके से पास करके जा रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फ्लक्स में योगदान देगा, कंट्रीब्यूशन देगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन करेंगे फाई ई से डिनोट करेंगे, और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर के अलोंग है, वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो हम लिखेंगे ई कॉस थीटा इनटू डेल्टा एस। अब दो क्वांटिटी हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और कॉस का एंगल भी आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट हमारे लिए पहले से तैयार है। तो हम लोग लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में ई डेल्टा एस। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यह है एक सिंपल सी डेफिनेशन जो हमने फ्लक्स की देखी। तो कितनी फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करती हैं नॉर्मली। अब हमारी फील्ड इस तरीके से क्रॉस करती है, सारी फील्ड एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करती, कुछ हिस्सा एरिया के अलोंग जाता है, वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो ये छोटा सा एरिया है, लाइट ऐसे आ रही है, तिरछी आ रही है। अगर मैं इस एरिया को पूरा लाइट की तरफ करूंगा तो मुझे ज्यादा लाइट मिलेगी और ये पूरा हिस्सा शाइन करेगा। लेकिन अगर लाइट ऐसे आ रही है और अपने एरिया को मैं ऐसे कर दूंगा, तो अगर तुम देखोगे किसी डार्क रूम में या फिर बाहर ओपन में जहां पर और कोई लाइट का सोर्स नहीं है, केवल यही लाइट का सोर्स है, तो तुम्हें यहाँ पर अंधेरा ही नजर आएगा। ऐसे अंधेरी जगह पर अगर तुम्हें पढ़ना पड़े और लाइट ऐसे आ रही है, तो अपने एरिया को तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा ताकि लाइट उसके परपेंडिकुलरली फॉल करे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे आ रही हैं तो एरिया में से सारी सारी परपेंडिकुलरली पास करेंगी, अगर हमारा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की ठीक परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर फील्ड के अलोंग है या अपोजिट है। क्योंकि cos थीटा 0 के लिए भी मैक्सिमम, और अगर अगर हमारा जैसे ये एंगल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, एंगल 180 डिग्री का हुआ, cos 180 मतलब माइनस, सो फ्लक्स नेगेटिव होगा। लेकिन अगर एरिया वेक्टर है इस तरफ, या ऐसे कह लो, इस तरीके से मैं कह दूं, इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आए, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम। ये हुई डेफिनेशन और ये उसका फॉर्मूला। यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, क्योंकि इलेक्ट्रिक होती है न्यूटन पर कूलॉम,
फोर्स पर यूनिट चार्ज और एरिया मीटर स्क्वायर। ये है इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अच्छा, ये तो हमने एक छोटा सा एरिया लिया, लेकिन अगर कोई एरिया हो ऊबड़ खाबड़ सा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो नॉन यूनिफॉर्म, तो उसके लिए हम फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो अब हम डिफाइन करते हैं फ्लक्स फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म एरिया एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सो फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि हमारी फील्ड इस तरीके से है और एरिया ऊबड़ खाबड़ इस तरीके का एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से है, किसी तरीके से है, मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है उसकी वजह से, इसके लिए हम फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग एक सिंपल सा प्रोसीजर अपनाएंगे कि हम इस पूरे एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ये छोटा सा एरिया लेते हैं तो यहाँ पर इसका नाम है ds, ठीक है, या इसको फिलहाल हम डेल्टा एस कह देंगे। जब ज्यादा छोटा कर लेंगे तो डेल्टा एस की जगह ds कह देंगे। फिलहाल हम इसको नाम दे रहे हैं डेल्टा S1। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और एरिया वेक्टर इस तरीके से ये है, और इनके बीच में एंगल है कुछ θ1। और दूसरे हिस्से पर अगर हम छोटा सा एरिया बनाएं इस तरीके से, यहाँ पर एरिया वेक्टर है ये, इसका नाम है डेल्टा S2, इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और एंगल है θ2। तो यहाँ का फ्लक्स हम अलग से डिफाइन कर लेंगे जैसे यहाँ पर किया, और इसी तरीके से यहाँ के लिए भी ये होगा हमारा एरिया वेक्टर डेल्टा S3, इलेक्ट्रिक फील्ड E3 और ये होगा एंगल θ3। तो अगर हम पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स निकाल करके हमें ऐड करना है। सो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी, पहले हम लिखेंगे E1 डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 डॉट डेल्टा S2, ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारे सारे एरिया कंप्लीट ना हो जाएं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में और कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन E I वेक्टर डॉट डेल्टा S I वेक्टर, और I की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के इंफिनिटी है तो इंफिनिटी, नहीं तो n तक, जब तक तुम्हें सारे एरिया कंप्लीट नहीं हो जाते। और अगर हमारे एरिया बहुत छोटे छोटे बना दिए जाएं, डेल्टा एस इतना छोटा हो कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो, तो हम इसको डिफाइन करेंगे इस तरीके से E डॉट ds इंटीग्रेशन, और क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस बन जाएगा, जहां से शुरू करेंगे घूम घाम करके उसके आसपास ही खत्म करेंगे, तो एक क्लोज सरफेस बन जाएगा, इसलिए हम क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल लगा देंगे। अगर ये सर्कल नहीं होगा तो वो क्लोज्ड सरफेस नहीं होगा। इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग टोटल फ्लक्स फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी उबड़ खाबड़ सरफेस के साथ लिंक्ड है। क्लियर हुई बात? अब हम लोग इसको यूज करके हम लोग डिफाइन करेंगे गॉसेस लॉ। अब हम गॉसेस लॉ को स्टडी करेंगे, और गॉस लॉ एक सिंपल सी बात कहता है, उसको डेफिनेशन समझने के बाद, डिफाइन करने के बाद हम लोग उसको एक बार समझते हैं और फिर डिराइव करेंगे गॉसेस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस का फ्लक्स, किसी भी बॉडी से जुड़ा हुआ फ्लक्स, क्योंकि देखो बॉडी से जुड़ा हुआ होगा जिसका कुछ एरिया हो, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो उसके अंदर रखे हुए चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस is proportional to charge enclosed by the
क्लोज्ड सरफेस। ऐसे भी कह सकते हो, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद प्रोपोर्शनल की जगह ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface, charge enclosed by the closed surface। बहुत सिंपल सी बात, इसको समझते हैं और फिर हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस, कोई भी बंद सरफेस है, उसका फ्लक्स कितना है। उसका फ्लक्स सिंपल सी बात, उसके अंदर रखे हुए चार्ज के 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स होगा, यानी उसके अंदर रखे हुए चार्ज के ही प्रोपोर्शनल होगा। तो एक समझते हैं पहले और फिर इसको प्रूव करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ। एग्जांपल टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ। गॉस लॉ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई प्लेट है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। इसके सामने रखेंगे एक डब्बा, इसके सामने एक डब्बा रख देते हैं, इस तरीके से एक क्यूब रख देते हैं ऐसे, ठीक है। इसके हम जानते हैं 6 फेसेस होते हैं। हम इसका फ्लक्स निकालना चाहते हैं और इसकी जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो प्लेट के फॉर्म में है और काफी बड़ी प्लेट है, तो इसकी फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो हम लोग इसका जो फ्लक्स निकालेंगे, हमने बिल्कुल सिंपल केस लिया है ताकि हम फ्लक्स निकाल सकें। देखो पहले फर्स्ट सरफेस यानी जो फेस हमारे चार्ज के सामने है वो फर्स्ट कहलाएगा, ऊपर वाला सेकंड है, इधर वाला थर्ड है, नीचे वाला फोर्थ है, सामने वाला फिफ्थ है और पीछे वाला सिक्स्थ है। हम सबका फ्लक्स निकालेंगे। देखो अगर इसका एरिया है मान लो ए, क्योंकि क्यूब है तो सभी फेसेस का एरिया ए होगा। पहले फर्स्ट सरफेस का अगर हम फ्लक्स निकालें तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से है और इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो फ्लक्स पहले सरफेस का क्या होगा, पहले सरफेस का फ्लक्स φ1 होगा, ई सबके लिए सेम है, ए cos 180 डिग्री, ये पहले सरफेस के लिए हुआ। दूसरे सरफेस के लिए क्या होगा, ये है दूसरा सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से और इसका एरिया वेक्टर है ऊपर, तो एंगल हुआ 90 डिग्री, तो इसका फ्लक्स होगा ई ए cos 90 यानी कि 0। इसको लिख लें तो माइनस ई ए। ऐसे ही थर्ड सरफेस के लिए लिखें तो थर्ड सरफेस के लिए होगा, अब देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो हम लिखेंगे ई ए cos 0 यानी कि सिंपली ई ए। और फोर्थ सरफेस के लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर नीचे है, ठीक है, तो φ4 होगा ई ए cos 90 यानी इसके लिए भी हुआ 0। अब सामने वाला जो फेस देखो, सामने वाला फेस एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, आप देख सकते हो ये फेस ऐसे 6 फेस हैं इसके और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस सरफेस के इलेक्ट्रिक अंदर जाएगी, यहां से बाहर निकलाएगी, लेकिन इसका एरिया वेक्टर है ऊपर, इलेक्ट्रिक है ऐसे। तो हमारा जो सेकंड सरफेस है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सेकंड सरफेस के लिए फ्लक्स हुआ 0। और इस वाले सरफेस के लिए देखेंगे तो ये हमारा एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही है, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 0, तो इसके लिए फ्लक्स होगा मैक्सिमम ई ए। और नीचे वाले सरफेस के लिए देखो एरिया वेक्टर होगा नीचे, इलेक्ट्रिक इस तरफ, तो इनके लिए भी एंगल 90 डिग्री का हुआ, तो इसके लिए भी फ्लक्स हुआ 0। अब कौन सा फेस रह गया, अब रह गया सामने वाला और पीछे वाला। तो इसके लिए देखेंगे पीछे के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा ऐसे और इलेक्ट्रिक ऐसे होगी, तो इसके लिए भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर फिफ्थ सरफेस ई ए cos 90, ये जो सामने वाला है उसके लिए cos 90 यानी फ्लक्स होगा 0 और पीछे वाले के लिए भी फ्लक्स हो जाएगा इसी तरीके से ई ए cos 90 यानी कि 0।
अब देखो, अगर हम टोटल फ्लक्स निकाल लें तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स होगा इन सब को जोड़ने पर जो मिलेगा वो होगा phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, ऐसे करते जाएंगे phi6 तक। तो हम देख रहे हैं सिर्फ ये दो टर्म बचती हैं, बाकी तो सारे जीरो हैं। ई ए माइनस ई ए यानी कि जीरो, यानी कोई फ्लक्स नहीं है। अलग अलग सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का है और थर्ड सरफेस का है, बाकी किसी का भी नहीं है। फर्स्ट वाले फेस का है नेगेटिव फ्लक्स, थर्ड वाले फेस का है पॉजिटिव फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स जीरो। और जीरो क्यों आया? क्योंकि अंदर कोई चार्ज भी नहीं है। यही गॉस लॉ कहता है कि अंदर चार्ज नहीं तो फ्लक्स भी नहीं। ठीक है, अगर यही सरफेस हमारे क्यूब के अंदर रखा होता, यही सरफेस हमारे क्यूब के अंदर रखा होता तो स्टोरी कुछ और ही होती। उसको भी देखते हैं हम लोग करके। अगर यही की प्लेट हमारे क्यूब के अंदर होगी तब क्या होगा? ये है एग्जांपल नंबर 2। तो वही क्यूब है हमारा पुराना, इस तरीके से हमने क्यूब बनाया और इसके अंदर रखी है हमने प्लेट। ये है हमारी प्लेट, कुछ कुछ उसी के साइज की है। इस तरीके से हमने प्लेट बनाई है, ये ऐसे इस तरीके से। इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखें ध्यान से, तो देखो अंदर चार्ज हमने ले आए, अंदर चार्ज ले आए तो फ्लक्स जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? वही हम चेक करना चाहते हैं। तो फर्स्ट सरफेस ये है हमारा फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा, यानी कि ई ए कॉस जीरो होगा, यानी ई ए मिलेगा फर्स्ट सरफेस के लिए phi1, ठीक से लिखते हैं phi1। और इस सरफेस के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे। इलेक्ट्रिक ऐसे क्यों होगी? कैसे पता लगा मुझे इलेक्ट्रिक इस तरीके से होगी? एक टेस्ट चार्ज रख करके देखेंगे। जिस तरफ टेस्ट चार्ज जाएगा वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन। अगर यहाँ एक प्रोटॉन रखोगे तो वो सीधे सीधे दूर भागेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पर भी जीरो है। तो फ्लक्स थर्ड सरफेस के लिए ई ए कॉस जीरो यानी ई ए हुआ। अब आप सेकंड सरफेस देखो, इलेक्ट्रिक ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, यानी कि phi2 होगा जीरो क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है। नीचे वाला सरफेस देखो, हमने इसको 4 नाम दिया था, तो यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रिक ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि ये वाला फेस बिल्कुल हम इस पॉइंट पर हैं। दोनों केस में एंगल 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ फ्लक्स होगा ई ए कॉस 90। फिफ्थ सरफेस, ये वाला जो सरफेस है इसके लिए भी ऐसा ही होगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90, यानी फाई जो फाई होगा वो भी ई ए कॉस 90 होगा। और पीछे वाले के लिए भी हम देख सकते हैं ई ए कॉस 90 होगा। तो देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, एक और कौन सा जीरो है? ये भी जीरो हो गया। ठीक है, सिर्फ ई ए और ई ए। अब टोटल फ्लक्स जीरो नहीं है। अब टोटल फ्लक्स क्या है? अब टोटल फ्लक्स है ई ए, वो भी प्लस में, यानी कि चार्ज अंदर है तो फ्लक्स भी कुछ ना कुछ आया। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए? तो गॉस लॉ यही कहता है कि फ्लक्स किसी भी बॉडी का अंदर रखे चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। अब हम करेंगे इसका प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। तो प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, तो हमें यही प्रूफ करना है कि किसी भी बॉडी के का जो फ्लक्स होगा वो अंदर रखे हुए चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले ही हम एक चार्ज ले लेते हैं और उसके चारों तरफ एक सरफेस बनाएंगे, एक इजी सा सरफेस लेंगे। उबड़ खाबड़ लेंगे तो हम उसका एरिया निकालते रह जाएंगे। जैसे मैं सिंपल सा एक स्फीयर लिया है, उसके अंदर चार्ज रखा है Q, और मान लो इस स्फीयर का रेडियस है R, ये चार्ज Q, छोटा सा चार्ज Q सेंटर पे रखा है। तो हमें इसका फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स निकाल के यही प्रूव करना है कि वो फ्लक्स अंदर रखे चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds। अब हम कौन सा एरिया ले, कैसे करें? तो हम छोटा सा एरिया लेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ऐसी होगी, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस छोटे से एरिया ds का फ्लक्स होगा d फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो हम लिख लेंगे ई ds cos 0 मतलब 1। ठीक है, ये तो इस छोटे से एरिया का आया। तो हम पूरे सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे जैसे कि फुटबॉल के होते हैं, जैसे फुटबॉल के पैच होते हैं या किसी लड्डू के ऊपर बूंदियां होती हैं, बूंदियां होती हैं, छोटी छोटी बूंदियां होती हैं, इस तरीके से छोटे छोटे एरिया में बांट लिया है। और जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर छोटे से एरिया के इस तरीके से हर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और एरिया वेक्टर के अलोंग होगी, चाहे एरिया कहीं पर भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 ही रहेगा। इसीलिए मैंने चार्ज को रखा है सेंटर में, बड़े समझ करके चालाकी से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कहीं और रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ हर एक जगह एंगल सेम नहीं बनाएगी। तो मैंने चार्ज को सेंटर में रखा है, ऐसा करने पर मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सभी एरिया का अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स का, और उसे लिखेंगे ईडीएस का इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस के लिए लिखेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि चार्ज रखा है सेंटर पे और सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस r पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। और वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होनी चाहिए सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। अंदर क्या बचा? अंदर बचा ds। ऐसे छोटे छोटे एरिया को जब हम जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा, और वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी जगह लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना आया? फ्लक्स तो आया 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आ गया। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे कि किसी भी सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो अंदर रखे चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया, और ये इसका एग्जांपल भी हमने देखा था, बिल्कुल वो भी बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा था। अब हम इसका उल्टा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्लक्स का तो पता चल ही गया कि फ्लक्स तो किसी भी सरफेस का अंदर रखे चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, तो क्यों ना हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हम किसी दूसरे चार्ज, जो चार्ज इसके ऊपर रखा है, उसके फोर्स भी निकाल लें। यानी एक चार्ज ये रखा है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल लें तो वहां पर एक और अगर चार्ज रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स भी निकाल सकते हैं। और फोर्स कितना होना चाहिए? कूलॉम्स लॉ वाला। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम करने वाले हैं, प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ from गॉसेस लॉ। गॉस लॉ की मदद से हम लोग कूलॉम्स लॉ को प्रूव करने वाले हैं। तो हमने पहले ही वही सेटअप यूज करेंगे जो हमने अभी भी यूज किया। एक सेंटर में चार्ज रखा है स्फीयर के, और स्फीयर है उसका रेडियस r है। इस तरीके से ये है वो स्फीयर, और इस स्फीयर के सेंटर में रखा है चार्ज। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं और यहाँ पर चार्ज एक और Q डैश रखा है, तो मैं उस पर फोर्स निकाल सकता हूं। तो वो फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन चार्ज Q डैश इज F इज इक्वल टू Q डैश E। बस अब E की वैल्यू पुट करनी है हम लोगों को, तो गॉस लॉ का यूज करना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक निकालने के लिए। तो गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू
गॉस लॉ, फ्लक्स कितना होना चाहिए? फ्लक्स होना चाहिए अंदर रखे चार्ज के प्रोपोर्शनल। तो फ्लक्स होना चाहिए इस सरफेस का Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स तो होता है E डॉट ds का इंटीग्रेशन, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे एरिया हम लेंगे और उन छोटे छोटे एरिया को जोड़ते जाएंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हर एक छोटे एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हमें तो E चाहिए, एंड दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होगी, यही प्रॉपर्टी है। तो ईडीएस इंटीग्रेशन ds को हम बाहर निकाल लेते हैं, ds को इंटीग्रेशन के अंदर रख लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें E चाहिए, ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। सो ये होगा 4 पाई r स्क्वायर। हमारे सरफेस का जो सरफेस है, स्फीयर है, उसका रेडियस है r, इसीलिए उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E इज इक्वल टू यहां से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आ गई ना? तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स होगा Q डैश इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और यही तो कूलॉम्स लॉ है, यही तो कूलॉम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि फोर्स क्या होगा दो चार्जेस के बीच में? वो होगा उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच की सेपरेशन के। तो यही तो उन दोनों के बीच की सेपरेशन है r। हुआ ना कूलॉम्स लॉ? बिल्कुल बढ़िया, सिंपल, इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।